यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। ये जीके की क्लास जो होती है डेली होती है, शाम को 7 बजे होती है। और आपके जो सिलेबस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, उस सभी को मिलाकर ये 50 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट डेली कराया जाता है। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। आपसे ये पूछा है कि भैया जो सहायक संधि हुई थी वो किसके समय हुई थी बड़े पैमाने पर। तो आप कहेंगे सर ये है आपके लॉर्ड वेलेजली, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, लॉर्ड वेलेजली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछे भैया कि डलहौजी ने क्या किया था, तो डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को यहाँ पर अपनाया था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो आप समझ जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यहाँ पर जवाब देना है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। टू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, किसी का आया है ए नंबर और किसी का आया है यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका जो आंसर है टू का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपके आजाद शत्रु। आजाद शत्रु को दोस्तों याद रखिए कुड़िक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आजाद शत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है ना। और क्या कहते हैं, या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसने सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। और दोस्तों याद रखिए आजाद शत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हर एक पॉइंट को आप कुल समझते हुए चलेंगे विधिवत तरीके से। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में उपहार में दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं 3 का ऑप्शन लगभग सबका जवाब सही आ रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। कौन सा, यहाँ पर मुंबई ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर मुंबई, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से यहाँ पर किया था और दहेज के रूप में बंबई शहर में दे दिया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो ये बताइएगा कौन बादशाह थे जिन्होंने गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देना है, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। आप कहेंगे सर ये है आपके औरंगजेब। औरंगजेब जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे औरंगजेब की बात करें तो 2-3 पॉइंट बनते हैं कि भैया इनका जो कार्यनामा था बड़ा खतरनाक था, इसलिए इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। याद रखिए, जिंदा पीर भी कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों याद रखिए, ये आपके दारू, है ना, दारू अर्थात शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, कहा जाता है ऐसा, है ना। और साथ में दोस्तों देखा जाए तो औरंगजेब के समय हिंदू जो आपके इनके दरबार में थे उनकी संख्या भी ज्यादा थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को जो प्राथमिकता दी गई थी किसके समय, तो सबसे ज्यादा इन्हीं के दरबार में आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। चलिए जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था, 5 का ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर पानीपत का युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और अगर पूछे कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 1526 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बात याद आती है क्या, अप्रैल में। कौन सा अप्रैल था, 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ा गया था। और ये युद्ध जो संभवतः है बाबर की महत्वाकांक्षी योजना का यहाँ पर देखा जाए परिणाम था। इस युद्ध में देखा जाए तो भैया जो आपका इब्राहिम लोदी था अफगान का, है ना, और देखा जाए तो इस युद्ध में मैदान में ही लोदी मारा गया था। तो आप समझेगा यहाँ पर बी नंबर सबका जवाब राइट आ जाएगा। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते भैया, नमस्ते। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कौन सा कथन सही दिया गया है, 6 नंबर का ऑप्शन देना है। तो चलिए पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए पहला पॉइंट गलत दिया है भैया, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं, जो कि देखिए कोई ना कोई ऑप्शन दिख रहा होगा।
यहाँ पर देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर क्या आया, आपने कहा सर सी नंबर यहाँ पर राइट हो गया है, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इनका नाम है फाजिल मोहम्मद खान। क्या नाम है, फाजिल मोहम्मद खान। दोस्तों याद रखिएगा कि मुख्य विद्रोह में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दे दिया था, जो कि 1857 की क्रांति में भोपाल की तरफ से यहाँ पर थे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। ने बताइएगा कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, अब आप कहेंगे सर अधिकार अधिनियम था, है ना, हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि देखा जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1955 जैसा ऑप्शन आ रहा है 1955 बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर 1916 में एक समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और आपके यहाँ पर कांग्रेस, अर्थात जो नरम दल था और गरम दल के बीच में। और ये अधिवेशन हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और लखनऊ में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लखनऊ में जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, क्या जितने लोग जुड़े हैं क्या ये बता सकते हैं कि लखनऊ में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर देना है, क्या इसका आंसर राइट हो सकता है साथियों, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करें। अंबिका बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अंबिका मजूमदार थी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछें कि भैया जो गरम दल और नरम दल था ये अलग कब हुआ था, तो भैया अलग हुआ था कब, ये हुआ था 1907 में। और 1907 में हमने बताया था 7 से सूरत, है ना, तो सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। देख सकते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही मॉडल पेपर में देखने को यहाँ पर मिलते भी हैं। कह रहे हैं बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका आ गया है बी नंबर है, यहाँ पर करजन, करजन जो ऑप्शन आया है बी नंबर करजन आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। आप कहेंगे सर अफ्रीका में देखा जाए तो ये है आपका कौन, नाइजीरिया है या अल्जीरिया है। चलिए तो यहाँ पर आप कहेंगे सर नाइजीरिया दिया गया है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है नाइजीरिया, तो हमने ऑप्शन को लगा दिया बी नंबर। नाइजीरिया आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो अल्जीरिया है वो सबसे बड़ा देश है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि भैया उत्तरी अमेरिका में कह रहा है, तो उत्तरी अमेरिका में जो आपका कनाडा है ना, अब आप देख सकते हैं जो कनाडा है, कनाडा देश में वन भूमि का जो क्षेत्र है उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों, है ना, क्लियर है। चलिए भैया क्लास में सभी लोग पढ़िए, है ना, सभी के लिए होते हैं। हमने बताया है कि हमारी क्लास में डांट जरूर देते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर दिल नहीं है। हम आप लोगों को अगर डांटते हैं तो आप लोगों के लिए भला के लिए डांटते हैं कि भाई क्लास में बातें ना करें, बातें करेंगे तो जो पढ़ रहे हैं वो आपका इधर उधर हो जाता है। हम कभी नहीं कहेंगे भैया आप क्लास में ना पढ़ें। हम चाहते हैं कि आप लोग अगर बातें भी करते हैं लेकिन क्लास में रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन एक बच्चा अगर उदंड भी है ना, और नहीं पढ़ता है लेकिन स्कूल जाता है, तो उससे तो अच्छा ही है जो पढ़ता ही नहीं है, उससे तो अच्छा है ही, है ना। तो हम जानते हैं कि आप भले ही क्लास में रहते हैं, कितना भी ना पढ़े कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होंगे। तो बस थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए जवाब देना है। एक टीचर अगर बच्चों को न सुधार पाए, है ना, तो फिर क्या मतलब होता है, वो हंसाकर या रुलाकर या किसी प्रकार से प्रयास तो हमारा यही होगा कि सबको कहेंगे भाई पढ़ाई करिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है।
अब आप क्या जवाब देंगे? तो जवाब देखिए आ गया है, कह रहे नर्मदा होगी। हमने कहा कि सर यहाँ पर जो आपका नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है आपके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहाँ पर है? ये अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये जो नर्मदा नदी आती है अमरकंटक से होती हुई आपकी आती है। देखा जाए अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे लंबी और सीधी नदी आपकी होती है ना। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिए। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी यहाँ पर कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। दोस्तों देखा जाए तो जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात भी बनाता है, वहां पर दोस्तों संगमरमर की चट्टानें भी देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी शारदा नहर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी शारदा नहर है, शारदा नहर, इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है। ये ब्रह्मा घाट के निकट जो कर्नाली नदी है उससे जुड़ जाती है और घाघरा नदी आपकी बन जाती है। दोस्तों ये काफी लंबी इसका जो जो क्षेत्र है अर्थात इसका बेसिन है, ये काफी लंबा आपका क्षेत्र है यहाँ पर शारदा नदी का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन देना है और सभी को जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए भैया 15 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये है पाक जलडमरू मध्य। क्या होता है? पाक जलडमरू मध्य जो आपका है ये भारत और श्रीलंका को बीच है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं कुछ आपके संगठन, और इसमें से कह रहा है जो आपका भारत है इनमें से किसका सदस्य है? तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन कौन, यहाँ पर आसियान है ना। याद रखिएगा कि आसियान सदस्यों में से यहाँ पर आपका भारत भी आपका शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा G7 में कौन है? G7 में कौन है? तो G7 में देखा जाए तो विश्व के सर्वोच्च ये जो संपन्न औद्योगिक देश हैं, जैसे आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये इसमें आपके आते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर आसियान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये बताइए राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर राजकोषीय घाटा में क्या होता है? पहला पॉइंट पढ़िएगा कि ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होता है। क्या? राजस्व प्राप्ति अर्थात प्राप्ति जो हुई है उसकी तुलना में व्यय क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और जब व्यय ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या कहेंगे? घाटा कहेंगे। और जब घाटा है तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है? चलिए सब्सिडी आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। कब सुना होगा? जब आपके घर में गैस सिलेंडर आया होगा और मोदी जी ने कहा था सब्सिडी मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। तो ये शब्द आपको नॉर्मल है, जाने पहचाना मिल रहा है। देखो सब्सिडी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना और संरचनात्मक विकास देना। यहाँ पर दिया है निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ देना। मतलब दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये सब्सिडी जो देते हैं वो कहते हैं उत्पादकता को बढ़ाइए, तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए और संरचनात्मक विकास मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, किसानों को लाभ मिले। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या होता है? चलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होते हैं, कठिन होते हैं, लेकिन धैर्यता बना के रखें। क्लास में 5 क्वेश्चन को देखकर क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं एग्जामिनर वही क्वेश्चन थोड़ा रखते भी हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो यथा मूल्य का कर जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। क्या? बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना ही यथा मूल्य कर कहलाता है। इसको ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य पूछा गया है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य कह रहा है तो केवल प्रजनन और प्रवासन। यहाँ पर दोस्तों केवल प्रजनन और मृत्यु दर। यहाँ पर आंसर जो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन पर निर्भर करती है।
जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर भी होता है। किसी क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों में से प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना की जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अब भैया अगर इस क्वेश्चन को आपने जवाब दे दिया तो समझेंगे कि जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कह रहा है सही मिलान इनमें से कौन सा है, यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आप देखिए, पहला कह रहा है अनुच्छेद 19, है ना, क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दिया गया है यहाँ पर किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 यहाँ पर दिया गया है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 19 तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी है, सही केवल है ऑप्शन सी वाला। अनुच्छेद 19 में जो आपका है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी को मिला है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर है, यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा गलत दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है कौन सा गलत दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करिएगा, ये समझिएगा जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा उसका आंसर उतना ही आसान होगा। देखिए 22 नंबर में कह रहा है क्या, कह रहा है कौन सा गलत है। कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला पॉइंट सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 30 वर्ष के आयु व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, नहीं। याद रखिए राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, याद रखिएगा। यदि आप राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं तो आप 35 वर्ष के होंगे, तभी आप इस पद पर जा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आपको जवाब देना है यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर याद नहीं है किसी को, है ना, तो भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब भी दीजिएगा कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, ए नंबर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिए इसको ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कह रहा है कौन सा सही है। चलिए भैया राधे 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 राधे। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सही है। देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान होगा, बस पूरे ऑप्शन देखिए। कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और सही पूछा है और हमका पहला आंसर बिल्कुल राइट हो गया है। यही इसका पहला ही आंसर बिल्कुल राइट है, अदर तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मालूम है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो हमने ऑप्शन ए को देखा और हमने यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। चलिए यहाँ पर अगर दो होंगे भी सही तो भैया फिर आपको एक नंबर तो मिलना है, वो हाईकोर्ट जाकर मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। अब आप ये बताइए कि आपसे पूछा है नागरिकता और नागरिकता दे दिया है, तो आप कहेंगे सर नागरिकता देखा जाए तो आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेकर कितने, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता है। हमने आपको पॉलिटी पढ़ाया है, और पॉलिटी पढ़ाया है तो आपको मालूम है कि हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपका हो। और ये मिलता है भाग 2 में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। भाग 2 में जो है वो 5 से 11 तक संबंध है आपकी नागरिकता से है। अगर आपसे पूछे कि भैया भारत में जो नागरिकता है वो आपकी कैसी है, तो भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी है, एकल नागरिकता है। अगर पूछे एकल नागरिकता ली कहाँ से गई है, तो आपके ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और दोस्तों यहाँ पर दोहरी नागरिकता जो आपके पहले जम्मू कश्मीर था, तो भैया दोहरी नागरिकता याद रखिए ये आपके कहां से ली गई है, तो दोहरी नागरिकता आपके कहां से है, अमेरिका से है। लेकिन अब आपके भारत में दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है जब से आर्टिकल नंबर 370 अर्थात जम्मू कश्मीर वाला ये खत्म हुआ है। क्लियर हुआ हर एक पॉइंट। आगे बढ़िएगा, कह रहा है सर कि यहाँ पर दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपके दांत में दर्द होता है ना, आपके दांतों में दर्द होता है या आपके दांतों को अगर अच्छी तरीके से देखना है, तो डॉक्टर याद रखिएगा कौन से लेंस और दर्पण को, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसका जवाब आ गया है नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाना पकाने के लिए उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति लीटर होना चाहिए। याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
50 लीटर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दोस्तों ये घोषणा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। तो दोस्तों ये होते हैं क्या, यहाँ पर इन्हें कहा जाता है अपघटन करने वाले जीव, है ना। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, इनको अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। बताइएगा विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। विषाणु के कारण, अब आप कहेंगे सर विषाणु में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए हैजा तो होगा नहीं, है ना। आंत्रज्वर, इन्फ्लुएंजा और क्षय रोग, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ये विषाणु के कारण होती है। अदर जो बीमारियां हैं वो आपकी जीवाणुओं से होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है परिवर्तित होता है। तो आप कहेंगे सर पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों अरविंद पारिख दिया है ना, और ये जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन बी नंबर ये सितार वादक हैं दोस्तों, याद रखिए। ये क्या है, आपकी सितार वादक हैं दोस्तों, याद रखिए। और ये कहाँ के हैं, तो आप कहिएगा सर ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लेबनान की राजधानी क्या है। तो चलिए बताइएगा कि लेबनान की जो राजधानी है वो है क्या। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। नोट करिएगा लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है दोस्तों, याद रखिए बेरूत हो जाएगा। ये पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित आपका देश है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट जो दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछेंगे कि कजाकिस्तान की मुद्रा इनमें से कौन सी है ना। सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे कि सर कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो इनमें से कौन हो जाएगी, कजाकिस्तान की मुद्रा, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, साथियों को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखो आपका टेंगे आ गया है। बड़ी खुशी की बात होती है जब आप लोग यहाँ पर अगर पूरे बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी जवाब दे देते तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना दिया है। देखा जाए तो इतना आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों को हमने कई बार पढ़ाया है और आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पर दोस्तों टेंगे जवाब सुनाया है, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये बताइएगा फ्रैंक व्हिटलर, और फ्रैंक व्हिटलर जो आपसे है आप कहेंगे सर इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्या जेट इंजन का आविष्कार किया था, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि मानव अधिकार जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, यहाँ पर देना है। तो जवाब देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ गया है यहाँ पर 10 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है 10 दिसंबर जिसका आया है, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। भाई आप कहेंगे संगठन से क्वेश्चन आता ही आता है, और संगठन से क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, हर शिफ्ट में संगठन से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की किस देश में है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। अगर आपसे पूछे कि सर नीदरलैंड है कहां पर, तो आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप का एक देश है और ये उत्तर पूर्वी यूरोप में आपका स्थित है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस दिया है ना, हिंदी दिवस नहीं है, विश्व हिंदी। और जब विश्व की बात करते हैं तो आपको बताना है सर यहाँ पर 10 जनवरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंसन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आपकी पुस्तक है इसके हैं नंदन नीलेकणी हैं। कौन है, नंदन नीलेकणी हैं, रियलाइजिंग इन विलियन एक्सपीरियंस के लेखक। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो दोस्तों बताइएगा कि जॉर्डन की राजधानी इनमें से कौन सी है। आप कहेंगे सर जॉर्डन की राजधानी देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा अम्मान, जो कि बहुत बार पूछा गया है, हमने बहुत बार समझाया भी है, बहुत बार पढ़ाया है। अगर आपसे पूछे कि ये जो जॉर्डन है ये कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो जॉर्डन ये
अरब देश में आपका है ना, अरब देश में है, दक्षिणी भाग में आपका है। तो यहां पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा। दोस्तों मंगोलिया की मुद्रा, यहां पर देखिए मंगोलिया की मुद्रा है बी नंबर। यहां पर क्या तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगोलिया की मुद्रा पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कह रहा है मंगोलिया की मुद्रा क्या है। चलिए क्या तो होगा, नहीं नहीं भैया क्या तो नहीं होगा, है ना, क्या तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। सी ऊपर लिखा है, बी नीचे लिखा है, तो गड़बड़ यहीं से हो गया है। देखिए आपका तोग रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तोग रोग जो आपका दिया है तोग रोग, ये इसकी क्या है, मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहां पर तोग रोग लगाएंगे कि मंगोलिया की मुद्रा है तोग रोग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं मंगोलियन तुर्की, क्या बोल सकते हैं, मंगोलिया की मुद्रा बोल सकते हैं, मंगोलियन तुर्की बोल सकते हैं, मंगोलियन तुर्की बोल सकते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। यहां पर देखिए भारत की प्रथम महिला वकील हैं और ये सीधे वकील संघ से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपकी इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा एक भारतीय न्यायाधीश, और वर्तमान भारत में देखा जाए कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है ना। और दोस्तों यहां पर देखा जाए इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था वो 2018 में शपथ ग्रहण किया था, है ना। तो यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन सा है। ये जीके की क्लास अगर आप डेली देखते हैं तो यकीनन है इतने बेहतर क्वेश्चन हम लेके आते हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को यहां पर मिल सकते हैं, ठीक है ना। नमस्ते भाई नमस्ते। यहां पर देखो दिया गया है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहां पर 42 जैसे ही ऑप्शन आया है, सी नंबर है रॉबर्ट पेरी। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव को खोजने वाले ये पहले अमेरिकी आपके अन्वेषक थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और 1909 में इन्होंने कुछ साथियों के साथ यहां पर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर जवाब हो जाएगा रॉबर्ट पेरी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग आपकी जो है जवाहर सुरंग आपकी है कहां पर। तो बताइएगा जवाहर सुरंग जो आपको मिलेगी कहां पर मिलेगी। तो भैया कश्मीर में स्थित एक सड़क सुरंग है, बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानी जाती है। सुरंग जो आपके श्रीनगर से जम्मू कश्मीर होते हुए पूरे वर्ष के दौरान ये सड़क यातायात की सुविधा के लिए जानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। दोस्तों हमने आपको मॉडल पेपर में बहुत बार पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, और थ्योरी में भी पढ़ाया है, इसको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया है कि भैया चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसको बनाने वाला जो आपका है ना, सृजनकर्ता आपका है, डिजाइन वाला है, वो कौन है। तो आप कहेंगे एक शिल्पकार थे, और ये शिल्पकार कौन है, नेकचंद है। कौन है, नेकचंद। आप बताइएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा, नेकचंद हो जाएगा। और यह सुखना झील के निकट भी है, यह सुखना झील के निकट आपकी है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। यहां पर दोस्तों बताइएगा कि आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो बिल्कुल इजी है, आप जानते हैं कि यहाँ पर 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं आपको पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि इसकी रचना किसने की थी। तो आप कहेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगर पूछे जनगण मन के रूप में ये गीत जो पहली बार लिखा गया था, है ना, ये 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, और सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 28 दिसंबर को, ठीक है, लिखा गया था। 11 दिसंबर 1911 को याद रखिएगा कि लिखा गया था, 11 दिसंबर 1911 को लिखा 1911 को लिखा गया था, 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, लेकिन गाया गया था ये 28 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सियाचिन हिमनद जो स्थित है वो आपकी किस श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद पूछा गया है। अब आप कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर ये हिमालय के पूर्वी भाग में कराकोरम रेंज में लगभग आपका स्थित है। तो आप कहेंगे सर एक का देखा जाए आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, कराकोरम श्रेणी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कराकोरम श्रेणी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या होता है। दोस्तों मानचित्र होता है वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं में जो समान गहराई को दर्शाता है, समान गहराई को दर्शाता है उसे कहते हैं यहाँ पर क्या, तो गहराई होता है। गहराई में आप लोग नहाते हैं, क्यों भैया, बाथ माने नहाना होता है कि नहीं होता है, तो आप कहते हैं और गहरे में नहाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि गहराई में नहाएंगे अर्थात बाथ, तो आइसो बाथ होता है, ये गहराई वाली लाइनों को क्या करता है, जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि समान वर्षा, क्या पूछे, अगर पूछे समान वर्षा वाले क्या कहते हैं,
समान अगर वर्षा वाला स्थान है, समान वर्षा वाला, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे आइसोहाइट। ठीक है, आइसोहाइट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है। आप कहेंगे सर सभी शहर कुंभ मेले में, और कुंभ मेला में जो जाए और नहाए ना तो बिल्कुल बेकार है। हम कहेंगे कि सर हम कुंभ मेले में जाएंगे और नहाऊंगा, तो दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, ट्रिक में पढ़ेंगे नहाऊं, है ना, NAHU, अर्थात नासिक, और इसके बाद इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन, ये ऑप्शन हो जाएगा, ट्रिक से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद कहलाती है, दोस्तों आपको बताना है जापान की संसद है। अब आप कहेंगे सर जापान की जो संसद है वो आपकी है क्या, बताइएगा कि जापान की संसद क्या कहलाती है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी, जो डाइट है, डाइट जो आपकी है, डाइट ये है वहाँ की क्या, द्विसदनी विधान पालिका है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। दोस्तों याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये आपका नहीं बना है। देखा जाए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो आपकी जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है ना, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार के सभी देशों में शांति कायम रहे, इसके लिए आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपकी प्यारी सी क्लास ये आपकी, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं 8:50 में।